गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने कल नंबर्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, तो आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमने जो पहले सारे जो रूल्स देख चुके थे तो वो आपको समझ में आ गए होंगे, आपने रिपीट किए होंगे। तो आज हम नेक्स्ट जो आगे जो सारे रूल्स आने वाले हैं नंबर्स को, वो हम अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा कल हम 4 रूल्स देख चुके थे, आज हमारा रूल नंबर 5 देखते हैं। लेट्स सी, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई होता है तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। उसके लास्ट में हमको वी ई एस ऐड करना होता है। फिर से देखिए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई होता है, उसके लास्ट लेटर एफ या एफ ई होते हैं, तो हम उसका प्लूरल बनाने के लिए वी ई एस यूज़ करते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। WIFE रूल के अकॉर्डिंग इसमें एफ या एफ ई, तो एफ ई वर्ड आ रहा है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसको रिमूव करके, एफ को रिमूव करके WIVES, इसका VES, एफ या एफ ई को हम रिमूव कर देंगे और उसके प्लेस पे VES ऐड करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, LEAF लीफ। जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग इसके लास्ट में एफ आ रहा है, तो हम इस एफ को रिमूव करके इस एफ के प्लेस पे VES ऐड करके इसका प्लूरल बनाएंगे, लीव्स। नेक्स्ट वन THIEF थीफ। थीफ के एफ को रिमूव करके और उसके प्लेस पे हम VES ऐड करके इसका प्लूरल बनाएंगे, थीव, और इसका प्लूरल बनेगा थीव्स। नेक्स्ट वन SHELF शेल्फ। शेल्फ का एस रिमूव करके हम इसके आगे VES ऐड करेंगे तो शेल्फ्स, ये इसका प्लूरल बन जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 5 है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई वर्ड आते हैं तो इस एफ और एफ ई को रिमूव करके हमें उसके प्लेस पे VES ऐड करके और हम उसका प्लूरल बनाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है और आप इस रूल को अच्छी तरह से एक बार समझ लीजिए। नेक्स्ट वन, जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में एफ या एफ ई होता है पर फिर भी हम उसके आगे VES ना लगाकर एस लगाते हैं, तो वो वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये हमें माइंड में रखना है। देखिए PRFF प्रूफ। अब इसमें भी एफ है पर इसके आगे VES ने लगाकर इसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, ओनली एस ऐड करके, प्रूफ, प्रूफ्स, हुफ, हुफ्स, चीफ, चीफ्स, सेफ, सेफ्स। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें ये वाला रूल हम अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये हमको स्पेशली अपने माइंड में रखना है। अब हमारा रूल नंबर 6, जिन वर्ड्स के लास्ट में ओ होता है तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। उसका प्लूरल बनाते समय हमें ES यूज़ करना है। जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके आगे ओ होता है, आपको ये माइंड में रखना है कि अगर लास्ट में ओ है तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, ES ऐड कर। अब देखिए टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग इसके लास्ट वाला लेटर इसका ओ है तो इसका प्लूरल बनाते समय इसके आगे हम ES ऐड करेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं, पोटैटो, इसका भी लास्ट लेटर ओ है तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, इसके आगे ES ऐड करके। अब नेक्स्ट वन देखें, HERO हीरो। हीरो में भी लास्ट लेटर ओ है तो ओ के आगे बाद हम ES इसके ऐड करके इसका प्लूरल बना लेंगे। उसके बाद मैंगो, मैंगो के आगे ES ऐड करके और मैंगोज़, इसका प्लूरल बना लेंगे। तो आज हमने अभी तक 3 रूल देख लिए हैं। फर्स्ट रूल हमने देखा था कि एफ या एफ ई होने पर एफ और एफ ई को रिमूव करके VS ऐड करके बनाते हैं। फिर सेकंड जो रूल हमने देखा था कि एफ और एफ ई होते हुए भी हम उसके आगे सिर्फ एस लगा के बनाते हैं। वो सारे वर्ड्स भी आपने अच्छे तरीके से देख लिए हैं। अब ये देखिए कि जिसके लास्ट में ओ आता है, जो ओ लेटर से फिनिश होता है जो वर्ड, तो उसके लास्ट में हम ES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। तब हम ये देखिए, और हमारा नेक्स्ट रूल कौन सा है कि अगर कोई भी वर्ड शॉर्ट फॉर्म में हो या फिर हमारा इंडियन वर्ड नहीं हो, है ना, किसी फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड अगर हम अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करते हैं तो वो फॉरेन वर्ड हो गया। तो अगर उस वर्ड का अगर हमको प्लूरल बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे RADIO, अब इसमें भी आप कहेंगे ओ तो इसके अंदर भी आ रहा है पर ये इस रूल से नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ एस ऐड करके हम इसका प्लूरल बना सकते हैं।
जैसे इसमें भी एफ और एफ ई वाले हमने 2 रूल्स देखे हैं, तो उसी तरह से इसमें ओ वाले भी 2 रूल हैं, पर इसमें ये ध्यान में रखना है कि ये इंडियन वर्ड्स है और ये इंडियन वर्ड्स नहीं है, ये फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, इसलिए हम इसके अंदर ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे और इसके अंदर सिर्फ एस लगाकर इनका प्लूरल हम बनाएंगे। जैसे रेडियो के आगे सिर्फ एस ऐड किया, रेडियोज़, पियानोज़, ये सारे फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, इसलिए ये वाला रूल हम इस पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। फोटो के आगे हम एस लगाएंगे, फ़ोटोज़, किलो, किलोज़। तो ये दोनों रूल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ऊपर वाले दोनों रूल में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट रूल नंबर 7 देखिए, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे आप ई एन या ई आर एन ऐसे जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। ये सिंपली आप हर क्लास में ये वर्ड हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, CHILD चाइल्ड, और इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसके आगे हमको REN ऐड करेंगे, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन देखेंगे ऑक्स का प्लूरल बनाएंगे तो इसके आगे हम EN यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑक्सन। तो ये डिफरेंट वर्ड्स है थोड़ा, जो आपको अपने माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर कोई कंपाउंड वर्ड्स है तो उसके आगे एस लगाकर हम इसके प्लूरल बनाएंगे। जैसे फादर इन लॉ, ये कंपाउंड वर्ड्स है, फादर इन लॉ, ये 3 वर्ड्स ऐड होके अलग अलग वर्ड और न्यू वर्ड बनाते हैं, उनको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो कंपाउंड वर्ड के फादर्स इन लॉ, इसका प्लूरल ऐसे बनेगा, फादर्स इन लॉ। उसके बाद ये देखिए कमांडर इन चीफ, तो इसका प्लूरल बनाएंगे कैसे? कमांडर्स इन चीफ। तो एस सिर्फ इसमें ऐड होगा, इस वाले वर्ड में यूज़ होगा, इधर यूज़ नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसमें थोड़ा चेंज है, स्टेप डॉटर, तो इधर यूज़ करेंगे स्टेप डॉटर्स, इसमें पीछे वाले वर्ड में एस यूज़ हो रहा है डॉटर्स में। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टेप फादर, तो इसका प्लूरल बनेगा स्टेप फादर्स। तो आपको ये डिफरेंट कुछ वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 9 कि जो प्रोनाउंस होते हैं उनके सिंगुलर से प्लूरल में हम चेंज किस हिसाब से करते हैं। देखिए आई, अगर वर्ड है आई तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? आई का प्लूरल होगा वी। ये किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको इनको ऐसे ही लर्न रखना है और सीखना है। मी का बनेगा अस, माई, इसका प्लूरल हो जाएगा आवर्स, माई सेल्फ का हो जाएगा आवर सेल्फ्स, एंड इधर देखिए ही, शी, इट। कॉमनली अगर इन 3 का प्लूरल सिमिलर होगा दे। उसके बाद हिम और हर, इन दोनों का भी कॉमनली देम होगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इन दोनों का होगा देम सेल्व्स। हिज और हर, इन दोनों का होगा देयर। तो ये कुछ ग्रुप में वर्ड्स दे रखे हैं पर इनके प्लूरल 1 ही दे रखे हैं, तो आपको इनको अच्छे से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 10, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सिंगुलर वर्ड और प्लूरल दोनों सेम वर्ड होते हैं और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। हम दोनों वर्ड को सिंगुलर में भी वही वर्ड यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी वही वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम ये कौन कौन से वर्ड्स हैं। DER डियर, इसका सिंगुलर फॉर्म भी यही होगा और अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो भी इसका वर्ड DER डियर ही होगा, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं FISH फिश, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है तो भी ये फिश होगा और अगर इसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो भी ये फिश ही होगा। सो डियर स्टूडेंट, तो आज हमने देखिए कितने सारे, टोटली हम इस पूरे चैप्टर में 10 रूल्स लर्न कर चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब आपको इन रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करना है। आप वर्ड्स सिर्फ जो डिफरेंट है, जो किसी रूल से नहीं बन रहे हैं, आपको बस वही ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप सारे रूल्स लर्न कर लेंगे तो आपको ये वर्ड्स बार बार लर्न नहीं करने पड़ेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, इसको नोटबुक में लिखकर चैप्टर का टॉपिक डाल के और इसको नोटबुक में अच्छे से अरेंज करके और लर्न करिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू इधर 2 टाइप की, इंडियन एंड इंटरनेशनल, और दोनों में मैंने आपको कंपैरिजन करके भी बताया था किस टाइप से इसको प्लेसिंग करना है, कोमा उसको कैसे रीड करना है। अब उसके बेस पे हम थोड़े क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे कि इसको कैसे रीड करें, कैसे आपको
ताकि आपको परफेक्टली आ जाए कि हमें कैसे उसको रीड करना है। कि आगे हम क्वेश्चन से हमारे एक्सरसाइज में कि नंबर नेम कैसे लिखने हैं, कैसे न्यूमरल्स लिखने हैं आपको, तो इस टाइप से आगे के हम थोड़े सॉल्व करेंगे। यस, इसे आपको फर्स्ट 63 4 यस, लुक केयरफुली, इसमें ध्यान से देखना आप। सबसे बस ये नंबर है आपके। अब इसमें आपको दोनों सिस्टम से लिखना है, इंटरनेशनल भी लिखना है और इंडियन से भी लिखना है। तो सबसे फर्स्ट हम इंडियन से लिखेंगे। न्यूमरल्स में दे रहेगा तो आपको नंबर नेम में लिखना है इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम, अब इंडियन सिस्टम में हमारे सबसे फर्स्ट को प्लेसिंग करना ज़रूरी है। कॉमा प्लेसिंग करोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगी हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना है, हमें लिखना कहाँ से, नंबर नेम लेख से लिखना है, करोड़ से लिखना है या कहाँ से लिखना है। तो ये सबसे फर्स्ट हम प्लेसिंग के थ्रू में पता लग जाएगा। तो इसमें देखना हम इंडियन सिस्टम के थ्रू लिख रहे हैं। सबसे यहाँ पर देखना 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इसका में इसका एंडिंग हो रहा है 10 लाख। और हमें कॉमा कैसे प्लेसिंग करना है 1 10 100 10,000 10,000 लाख और 10 लाख। क्लियर। अब यहाँ तो आगे कोई डिजिट है नहीं तो कॉमा प्लेस करना ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज इट इज डिजिट यहाँ लिख देते हैं क्योंकि हम दोनों सिस्टम से कर रहे हैं ना, इसीलिए फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये ठीक है, एक बार हमने प्लेसिंग कर ली। ठीक है, अब इसमें आपको करना है इसके नंबर नेम लिखने मीन्स वर्ड में लिखना है, वर्ड में। और सबसे वर्ड में लिखने से पहले आपको सबकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए। स्पेलिंग फिफ्थ क्लास में, फिफ्थ में सिक्स में आ गए हो तो फिफ्थ में आपको इससे स्पेलिंग तो लर्न होगी। अगर आप करोड़ की स्पेलिंग है तो करोड़ की स्पेलिंग लर्न कर लेना, लाख की स्पेलिंग लर्न करना है। तो इसमें नंबर नेम लिखने से पहले सब स्पेलिंग आपको लर्न कर लेनी। क्लियर। 100 की, वैसे 100 की जनरली नॉर्मली आपको लर्न होगी, वो करोड़ की, लाख, 1000 10 इनकी तो लर्न है ना, 30 40। तो इस टाइम से अगर लर्न नहीं भी हो तो उसको पहले लर्न कर लेना आप। ओके, अब इसमें फर्स्ट देना स्टार्टिंग कहाँ से करना है 10 लाख, इसका मीन्स ये पूरा 10 लाख है। तो कितने 10 लाख है मतलब 63, कितने आ रहे हैं तो 63। तो पहले आपको फर्स्ट क्या करना है 60 की स्पेलिंग, फिर 63। क्लियर। अब मैंने आपको बोला था कि साथ साथ में पीरियड भी लिखने का 63 लाख, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट 63 लिख दो। क्लियर, कि हमें इसके अकॉर्डिंग ही रीड करना है इस नंबर को। तो क्या हो जाएगा 63 लाख। देन अब क्या हो जाएगा 24 नहीं लिखना है, क्या लिखोगे 24। ये पूरा एक साथ आपको रीड करना है। 20 कोमा लग गया तो एक साथ रीड करना है। इसको भी एक साथ रीड, यूँ नहीं कि आप इसको रीड करोगे 517, ऐसे रीड नहीं करना है। 24 कोमा यूज़ नहीं करना है, नंबर नेम में कोमा नहीं आपको यूज़ करना है। 24,000। क्लियर। अब 570 ये 570। तो इस टाइप से नंबर, जैसे यहाँ पर कोमा यूज़ नहीं करना है कि 1000 के बाद कोमा यूज़ कर लिया, ऐसे आपको नंबर नेम में यूज़ नहीं करना है। तो 63 लाख 24,000। अब वैसे ही रीड कर रहे हैं हम, जैसे रीड किया वैसे आपको इसमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा 24,570, ये आपके नंबर नेम। अब इसी को आपको इंटरनेशनल के थ्रू लिखना है। कैसे लिखना है इंटरनेशनल, NAT इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू लिखोगे। इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू हमें प्लेसिंग भी अलग करनी होगी। तो सबसे फर्स्ट हम ये नंबर ही लिख देते हैं 63। ये नंबर हमने एक बार हमने राइट डाउन कर दिया। क्लियर। अब इसको अलग, इसकी प्लेसिंग अलग होगी। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि इसमें जो प्लेसिंग होगी वो पेयर ऑफ 3 में होगी, मतलब ग्रुपिंग ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर 1 1 10 100, देन क्या हो जाएगा 1000 10,000 100,000 और देन मिलियन, देन बिलियन। तो इस टाइप से स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, फंस कोमा प्लेसिंग कर ली ना सीधी। अब यहाँ आगे तो कोई डिजिट है नहीं तो हम 0 0 लगा के कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1
टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन। अब मिलियन इसका मीन्स कितने मिलियन है, ओनली वन डिजिट है, वन प्लेस पर ही आ रहा है, इसके तो कोई 110 मिलियन कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मिलियन। 1 मिलियन नहीं लिखना आपको, यहाँ पर कितने मिलियंस दे रखे, 6 है तो 6, 7 है तो 7, जो भी डिजिट दे रखी उतने मिलियन लिखने, मतलब प्लेस तो हमारी 1 मिलियन की रहेगी, बट जितने डिजिट दे रखी है, मतलब जितने नंबर दे 2 दे रहे तो 2 मिलियन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी नंबर नेम कैसे लिखेंगे, 6 मिलियन। सबसे फर्स्ट 6, अब इसका जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा, मिलियन। तो 6 मिलियन, इसमें भी आपको कोमा नहीं लगाना है नंबर नेम में, 6 मिलियन। अब यहाँ पर देखो ये तीनों डिजिट हमें एक साथ करनी है, तो तीनों डिजिट हम एक साथ कैसे करेंगे, 324 ऐसे नहीं बोलना, जैसे हम नॉर्मल कभी बोलते हो ना शॉर्ट में कि 324, तो 320 बोलना। आपको जो रीड करना है प्रॉपरली वो कैसे करोगे, 324। अगर आप 324 बोलोगे तो आप लिखोगे भी वैसे कि 324, वो तो हम शॉर्ट में बोलते हैं, बाकी ऐसे आपको लिखना नहीं है, लिखने में तो आपको 324 ऐसे पूरा लिखना है, ठीक है। तो आप जहाँ तक हो सके आप उसको पूरा ही बोलें, शॉर्ट में नहीं बोलना अभी आपको। तो क्या हो जाएगा 324, तो क्या अब ये पूरी एक ही प्लेसेस हैं, तो क्या हो जाएगा 320, ये पूरा एक साथ हो जाएगा, 24 नहीं 24। 24 कौन सा पीरियड आ रहा है इसमें, 1000, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000, देन कंप्लीट है। अब ये क्या रह गया 517, अब इसमें इसका आपको डायरेक्ट लिखना है 5, इसको भी ये भी 3 प्लेसेस है तो 570। अगर यहाँ पर 0 होता तो हम डायरेक्ट 17 लिख देते, तो यहाँ पर 0 तो लिखने से रहे, तो हम क्या हो जाएगा 17, डायरेक्ट 17 आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 570। तो ये इस टाइप से आपको इंडियन और इंटरनेशनल में नंबर नेम यूज़ करने हैं, क्लियर। ये आपके दोनों में डिफरेंस हो गया। इसमें मैं आपको आपकी बुक में देखना पेज नंबर 10 पर एक कंपैरिजन बता रखा है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। ये वाला जो चार्ट है ना, एक तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वो वाला चार्ट तो वो वाला तो आपको लिखना ही है, एक ये वाला चार्ट भी आप और बना देना उसमें नोटबुक में, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल। इसमें आपको क्या डायरेक्ट कंपेरिजन पता लग जाएगा कि 10 करोड़ है वो किसके इक्वल में, 100 मिलियन के इक्वल में। जैसे आपके 1 करोड़ है वो किसके इक्वल में, 10 मिलियन के इक्वल में। जैसे कभी कोई क्वेश्चन आता है ना कि 1 करोड़ किसके इक्वल में, तो 10 मिलियन के। जैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकते हैं कि 1 करोड़ है वो किसके इक्वल में आएगा, जैसे दे दिया कि ब्लैंक मिलियन, तो इसका मतलब कितने मिलियन, वो फिर आपको वहाँ पर अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 10 मिलियन के अकॉर्डिंग होगा, नहीं तो आपको फटाफट चार्ट करके फिर वो आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर देखो, जैसे 1 लेक है, 1 लेक किसके इक्वल में होगा, 100,000 के इक्वल में। क्योंकि जैसे 10,000 के बाद हमारे वहाँ पर इंडियन में क्या आता है, लेक आता है, और यहाँ पर क्या आता है 100,000। तो इसका मीन्स क्या होगी, 1 लेक जो होगा वो किसके इक्वल में होगा, 100,000 के इक्वल में होगा, क्लियर। अब जैसे मैंने बोल दिया कि 10 लेक है, 10 लेक किसके इक्वल में होगा, 1 मिलियन के इक्वल में होगा। मतलब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, टेबल दोनों की चार्ट आपको बराबर माइंड में सेम, मतलब बिल्कुल प्रॉपरली आपको सेव कर देना है कि ये दोनों लर्न एकदम परफेक्टली करने की कौन किसके प्लेस पे आ रहा है, तो आपको इतना लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये वाला भी आप नोट कर लेना, कंपेरिजन ऑफ बोथ सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, दोनों की एक ही प्लेस पे, मतलब रजिस्टर भी आप A4 साइज़ का ही बनाना जिससे क्लियर कम्प्लीटली हो जाए। और जो मैं होमवर्क दे रही हूँ उसको आपको क्लियर करना है, सिस्टमेटिक करना है, ठीक है। यस, अब नेक्स्ट है आपके एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपको आती है, जैसे 5th क्लास में जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म तो हम 3rd 2nd से ही पढ़ते हुए आते हैं। तो क्या एक्सपेंडेड फॉर्म भी प्लेस वैल्यू पे डिपेंड होती है, क्लियर। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म भी हम देख लेते हैं, ये आगे समझ में आपको। और आगे कोई भी मतलब 2-3 सम्स अपने नोटबुक के, अपने बुक के 2-3 सम्स लेके आप उसको नंबर नेम ट्राई कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट है आपके एक्सपेंडेड फॉर्म।
जैसे आपकी ये आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे मैं भी आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही बता देती हूँ। सी नंबर है 243907। अब इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म यूज़ करनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म यूज़ करनी है तो क्या हो जाएगा वंस। अब इसमें वंस, अब जैसे इसमें अंडरलाइन, आपके यहाँ पर अंडरलाइन करी हुई आएगी, जैसे 9। अब जैसे मुझे 9 की प्लेस वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1s 10s 100, तो ये क्या हो जाएगी 9। अब मुझे पूरे नंबर की अगर एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड करनी हो, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म पूरे नंबर की करनी हो तो क्या हो जाएगा 2। अब ये फर्स्ट देना 1s 10 100 1000 10,000 लाख, तो क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 लाख। इस टाइप से आपको प्लस करके लिखना है। फिर 40,000 हो जाएगा, देन 3,000, अब यहाँ पर 900, देन 0। अब 0 तो नहीं लिख सकते, 0 + 7, तो इस टाइप से ये एक्सपेंडेड। और अगर बाई चांस आपको पर्टिकुलर वैल्यू की एक्सपेंडेड फॉर्म मुझे डायरेक्ट ये 9 की बताओ तो डायरेक्ट आप 900 लिख सकते हो। क्लियर, ये आपके एक्सपेंडेड फॉर्म। आगे मैं आपको आगे कंटिन्यू करवा दूंगी एक्सरसाइज के। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे, व्हेन वेयर एंड हाउ। इसमें मैंने आपको हिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज हिस्ट्री, उसकी डेट किस बेस पर फिक्स की, उसके अलावा हिस्ट्री के 3 पार्ट दे रखे थे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, इन तीनों को डिफाइन किया था। उसके बाद ज्योग्राफी का हिस्ट्री के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इतिहास को समझने के लिए हमें भूगोल को क्यों समझना पड़ता है, वो भी एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा था, वो भी हमने पढ़ा था। अब हम ये देखते हैं कि हमें हमारे इतिहास को जानने के लिए ऐसे कौन कौन से और सोर्सेस है जिसके थ्रू हम अपने इतिहास को और अच्छे से जान सकते हैं, कैसे कनेक्टिविटी रहती है एक चीज़ से दूसरी चीज़ की। तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री दे रखा है। फर्स्ट दे रखा है हाउ डू वी स्टडी द पास्ट। हम अपने अतीत का अध्ययन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ सोर्सेस हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने क्या किया, हमारे पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया है, यानी कि उसमें कुछ नयापन लाने के लिए, उसको फिर से बनाने के लिए हमको किसके साथ जोड़ा, यानी कि हमको ऐसे ऐसे सोर्सेस बताए हैं जिसके थ्रू हम हमारे पास्ट का अध्ययन कर सकते हैं। By piecing together the sources of the past, historians can form an impression of a historical event. The sources of history are broadly divided into 2 categories. इसको समझने के लिए, हमारे इतिहास को समझने के लिए हमारे इतिहासकारों ने इसकी हिस्ट्री के 2 कैटेगरीज कर दी है, जिसके थ्रू, उन सोर्सेस के थ्रू हम हमारे इतिहास को समझ सकते हैं। फर्स्ट दे रखा है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस एंड सेकेंड दे रखा है लिटरेरी सोर्सेस। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर अपने क्लास 6 में भी पढ़ा था, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आती है। और लिटरेरी सोर्सेज के अंदर जो लिखी हुई चीज़ें होती है वो सारी लिटरेरी सोर्सेज के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होते क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्कोलॉजी is the study of culture of the past and of the periods of history by examining the remains of building and object found in the ground। देखो क्या दे रखा, यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन भी हो जाती है कि आर्कोलॉजी क्या होती है। इज द स्टडी ऑफ कल्चर, किसका अध्ययन करना, इतिहास में हमारी संस्कृति के बारे में जानना। पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट, उसके अलावा जमीन के अंदर से जो खुदाई से हमको जो बिल्डिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, जो भी चीज़ें मिली है वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, आर्कोलॉजी के अंदर आएगी, यानी कि उनका अध्ययन करना एग्जीबिशन के थ्रू, यानी कि उत्खनन के थ्रू, खुदाई के थ्रू जो भी चीज़ें मिलती है, जो भी स्मारक हमको मिलते हैं, वो जितनी भी पुरानी चीज़ें वो सभी किसके अंदर आएगी, आर्कोलॉजी के अंदर। इट टेल्स समथिंग अबाउट द लाइफ एंड अदर हैबिट्स ऑफ पीपल हु लिव्ड ऑन द अर्थ बिफोर द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। इट टेल्स अस समथिंग, वो हमको क्या बताती है, अबाउट द लाइफ एंड अदर हैबिट्स, हमारा जीवन और हमारी आदतें, कब से, पीपल हु लिव्ड ऑन द अर्थ बिफोर द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, जब हिस्ट्री का अध्ययन नहीं किया जाता था, जब नहीं लिखा जाता था, उससे पहले क्या क्या हुआ था, उन सभी के बारे में हमको पता किससे चलता है, आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी का हिंदी मीनिंग जिसको भी लिखना हो, पुरातत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, पुरातत्व, यानी कि पुराने जो भी तत्व के, और इसका जो अध्ययन करता है, जो इसकी स्टडी करता है, उसको बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट।
नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है द पीपल हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। दिस ऑब्जेक्ट मीन्स इनका जो अध्ययन करता है, ठीक है। द पीपल हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। जो इसका अध्ययन करता है उसको अपन क्या कहेंगे? आर्कोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेदा। ऑकेजनली the sources are buried under the ground and can be recovered by digging up the ground। क्या होता था सामान्यतः कभी कभी लोग, और पहले कह भी सकते थे, ऐसी चीजें जो जमीन के अंदर दब गई है। अभी भी हम लोग देखते हैं ना, कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते तो यहाँ पर इस भगवान की मूर्ति मिली, वहां पर तो उसको क्या पर्टिकुलर उसके अंदर अभी नहीं दफनाया गया। कभी ऐसा हुआ होगा, कभी कोई भूकंप आया होगा, कोई ऐसा बहुत बड़ा तूफान आया हुआ होगा, या फिर लोगों ने उनको छुपाने के लिए ऐसी कोई प्रोसेसिंग हुई हो जिसके अंदर से वो ग्राउंड के अंदर क्या हो गया था, दब गई थी। तो उनको जब खुदाई के अंदर जो वो अपने को मिलती है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सकवेशन, यानी उत्खनन के दौरान, खनन के दौरान जब उनको फिर से निकाला जाता है, उनका जो अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में पता लगाया जाता है कि वो किस ईयर की है, किससे रिलेटेड है, कौन से भगवान की है, कौन से राजा से संबंधित थी। ये सारा जो अपन अध्ययन करते हैं वो सारा जो अध्ययन आएगा वो किसके अंदर आएगा? आर्कोलॉजी के अंदर। ये दे रखा है ऑकेजनली दिस सोर्सेज आर बरीड अंडर द ग्राउंड। बरीड का मतलब वही दफनाना, ठीक है। अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर, कैन बी रिकवर्ड बाय डिगिंग अप द ग्राउंड। दिस प्रोसेस इज डिगिंग। डिगिंग का मतलब फिर से उसको खोदना। जमीन की जब खुदाई होती है इज कॉल्ड एक्सकवेशन। उसको क्या बोलते हैं? एक्सकवेशन। एक्सकवेशन का हिंदी मीनिंग होता है उत्खनन करना, खुदाई करना। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर पर्टिकुलर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर सिंस प्री हिस्ट्री इज concerned with periods for which there are no written records। अब क्या दे रखा है? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर पर्टिकुलरली यूजफुल ऑफ द स्टडी। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं पर्टिकुलरली किसके लिए काम में आते हैं? प्री हिस्टोरिक कल्चर। प्री हिस्टोरिक कल्चर का मतलब कह सकते हैं अपन ऐसा कल्चर जिसमें अपने को रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिले थे। प्री हिस्टोरिक कल्चर सिंस प्री हिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद पीरियड फॉर विच देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स। ये किसके लिए ज़्यादा यूजफुल होती है? जब हमारे पास जिससे रिलेटेड, जिस पास्ट से रिलेटेड हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, उसका अध्ययन करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? एक्सकवेशन का। बिना एक्सकवेशन के, बिना किसी तथ्य के हम किसी भी चीज का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? द प्लांट इन एनिमल रिमेन्स इंडिकेट द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वेजिटेशन दिस एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। अब देखो क्या दे रखा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी फोर्ट के बारे में है, तोम के बारे में, उसी के बारे में स्टडी किया जाता है, या पर्टिकुलर मूर्तियों के बारे में। यहाँ पर क्या दे रखा है? द प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके बारे में भी पता चलता है। किसके थ्रू? खुदाई के थ्रू। द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन इंडिकेट द क्लाइमेटिक कंडीशन। उस समय की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी थी? वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधे या वनस्पति कह सकते हैं। दैट एग्जिस्टेड एट टाइम। The study of bones of animals exhibited help historian to understand the pattern of animals domestications of particular period। क्या दे रखा है? द स्टडी ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की बोन्स भी आपको खुदाई के दौरान मिलती है। एग्जिबिटेड हेल्प हिस्टोरियन, जो हमारे इतिहासकार है उनको समझने के लिए किस पैटर्न, यानी कि खुदाई के अंदर आपको किसी भी एनिमल की हड्डी मिलती है तो जो अध्ययन करने वाले होते हैं उनको पूरा नॉलेज होता है कि किससे पता लगाया जाए कि ये किस एनिमल की बोन्स है। उस एनिमल्स की बोन्स के ऊपर उन्होंने फोकस करके ये बताया था कि पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि उस समय कौन कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था, पशुपालन किया जाता था। आपने अपने जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि पहले लोग कौन कौन से पशुओं का पालन करते थे और किन किन पशुओं को पालते थे, सबसे फर्स्ट फसल कौन सी उत्पादित हुई, सबसे पहले कौन से पशुओं का पालन किया गया। तो ये किस बेस पर क्या करें? खुदाई के दौरान एनिमल्स की जो बोन्स मिली है उस बेस पर हम लोगों ने ये पता लगाया कि पहले कौन कौन से पशुओं का पालन किया जाता था। अब देखो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कोलॉजी क्या होती है, आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये आपके क्लियर हो गया। अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसी चीजें आती है जिसके थ्रू हमें हमारे पास्ट का पता चलता है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इसमें मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स का मीन्स होता है स्मारक, जो चीजें हम याद रखते हैं और किसी की याद के लिए बनाई जाती है। बहुत ईजी है ये। Monuments are old building or other old structure which are important for their historic connection or legacy। दे रखा है हिस्टोरिक कनेक्शन, यानी कि हमारे पीछे जो कनेक्शन मतलब कि कंटिन्यूटी बनाने के लिए, और लेजेसी का मतलब होता है विरासत। हमें हमारे पूर्वजों की जो विरासत थी उसको जानने के लिए, उस स्ट्रक्चर को जानने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो क्या आते हैं? मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स के अंदर क्या आता है? ओल्ड बिल्डिंग्स, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स बनाई हुई है वो इसके अंदर आएगी। मोनूमेंट्स इंक्लूड टेम्पल्स। क्या क्या आता है? देखो टेम्पल्स, मंदिर, मॉस्क्यू मस्जिद, टॉम मकबरे, चर्चेस,
सेमेंट्रीज इसका मतलब होता है कब्रिस्तान, फोर्ट्स किले, प्लेसेस महल, स्टेपवेल्स कुएं, रॉक कट केव्स का मतलब होता है गुफाएं। ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी? मॉन्यूमेंट्स के अंदर। यहाँ से आप पूरा इसको अंडरलाइन कर देना, पीछे आपके क्वेश्चंस पे आएगा मॉन्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं। मॉन्यूमेंट्स कुड ऑल्सो बी एनी बिल्डिंग ऑफ द पास्ट एज वेल एज एंशिएंट माउंट एंड साइट्स विच रिप्रेजेंट द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट हैबिटेशंस। क्या दे रखा? मॉन्यूमेंट्स के थ्रू हम किसका पता चलते हैं? एंशिएंट माउंट्स एंड साइट्स विच रिप्रेजेंट द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट हैबिटेशंस, यानी कि उस समय लोगों का जीवन कैसा था, वो लोग किस पद्धति से जीते थे, कैसी उनकी आदतें थी, वो सारी चीजें हमको किसके थ्रू पता चलती? इन सारी चीजों के थ्रू, क्योंकि इनमें ऐसे कोई न कोई प्रूफ होते हैं, ऐसी कोई न कोई चीजें होती है जिसके थ्रू हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। Monuments reveal to us the architecture innovation of our ancestors। क्या दे रखा? हमारे पूर्वजों की जो कलात्मक इनोवेशन थी, किस प्रकार से उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ों को बनाया है, कैसे बनाया, वो सारी चीज़ें भी हमको देखने मिलती हैं। Monuments provide us with information about the political, social, cultural and religious lives of the people of the time in which they were built। इसके अलावा अपने को क्या पता चलता है? राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन, ये सारी चीजें भी इनके थ्रू हमको पता चलती है। अब एक एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, हम सब और आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर घूमने भी गए होंगे, देखा भी होगा आपने। फॉर एग्जाम्पल, द ताजमहल इज द मॉन्यूमेंट दैट टेल्स अस अबाउट द एफ्लुएंट कंडीशन द प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द मुगल टाइम्स। ताजमहल का नाम सबने सुना है? ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? ये भी आपको पता है, मुमताज महल के लिए बनाया गया था। ये आपकी दे रखा है, किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया। यहाँ पे पिक्चर भी दे रखा है आपकी बुक में, अगर नहीं विजिट करने गए हो कभी तो फोटो देख लेना, अब इससे काम चलाना पड़ेगा आपको। एफ्लुएंट कंडीशन, एफ्लुएंट कंडीशन का मतलब होता है धनी। उस समय कितना समृद्ध था अपना देश, और उस समय किस प्रकार मुगल टाइम्स में मुगलों ने कौन कौन सी चीजें बनाई थी, ये जानकारी अपने को किसके थ्रू मिलती? ताजमहल के थ्रू। It also threw considerable by light on the artistic sensibilities prevalent during the Mughal Empire Shahjahan region। उसके साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता है कि शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया था, उसके अलावा उस समय हमारे कला के क्षेत्र में कौन कौन से और नए नए उन्होंने काम किए थे, और जो अभी तक भी फेमस है और अभी भी आप लोग को पता है। ताजमहल जो बनाया वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। उसमें कहा जाता है कि उसमें कुछ येलोनेस आ गई है, वो भी आई है तो ओजोन परत के कारण आई है, कि उसकी छेद की वजह से उसकी जो वॉल्स है वो येलो हो रही है और पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। लेकिन उसको जो बनाया गया है, इतने अच्छे वे से बनाया गया है कि उसके ऊपर अभी भी कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं पड़ा है। इससे आगे जो कंटिन्यू और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज दे रखे हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम लेसन फर्स्ट का पार्ट 4 कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट छोड़ा था आपको कि फूड फ्रॉम प्लांट में सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस, बेवरेजेस और ये सारी चीज़ें देख ली थी, स्पाइसेस और ऑयल, ये सारा था। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक रह गया था बेवरेज के बाद। हमारा नेक्स्ट टर्न करो पेज आप बुक का, तो वो है शुगर। शुगर जो है वो भी आपको प्लांट से मिलता है, यानी शुगर को भी आप एक तरह से प्लांट का प्रोडक्ट बोल सकते हो, ठीक है। Sugar is obtained from sugar cane and sugar beet, sugar cane is a stem and sugar bed is a root. Sugar give us energy to do work. Our food remains incomplete without sugar। बार बार शुगर का नाम आ रहा है। शुगर का मीनिंग ही एनर्जी से हो रहा है। मतलब ये कि जब भी आपको लगता है कि बॉडी में एनर्जी की कमी हो रही है, तो आप फटक से क्या करते हो? ग्लूकोज पीते हो, शुगर पीते हो, या शुगर को सॉल्ट के साथ मिक्स करके उसको वाटर का सॉल्यूशन जो होता है वो बनता है, वो पी लेते हो। मतलब ये कि शुगर खाने से इंस्टेंट एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड होती है। इसलिए हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब के अलावा शुगर का होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये बोल रहा है कि शुगर आपको कहाँ से मिलेगी, तो ऐसा नहीं कि किसी प्लांट के ऊपर शुगर पार्टिकल लगे हुए उसको लेके आ गए, या किसी फ्रूट में से शुगर के दाने उग रहे और निकाल दिया। नहीं, शुगर जो होती है वो फैक्ट्री में बनती है, इंडस्ट्रीज़ होती है उसकी शुगर बनने वाली, लेकिन वो बनता प्लांट पे ही है। कैसे बनता है? मतलब ये कि शुगर केन आप सबने खाया होगा, जिसको आप बोलते हो कॉमनली गन्ना। आपकी बुक में इसका कलर्ड पिक्चर दे रखा है अच्छे से। गन्ना सबने खाया होगा। गन्ने के जूस से जो बनता है वो होता है एक तो जेरी, गुड़, और एक होता है शुगर, शक्कर।
शुगर के जो क्रिस्टल बनते हैं उन क्रिस्टल को जो शेप देते हैं पर्टिकुलर, वो इंडस्ट्री में दिया जाता है। लेकिन शुगर और जेरी दोनों चीज़ें बनती किससे? शुगर कैन से। अब ये भी याद रखना ज़रूरी है कि शुगर कैन का कौन सा पार्ट हम एज ए शुगर यूज़ करते हैं, मतलब शुगर जो जूस निकलता है उसका वो किस पार्ट से निकलता है प्लांट से, तो वो स्टेम का पार्ट है। मतलब ये नहीं कि शुगर कैन में भी हम फ्रूट खा रहे हैं, शुगर कैन में तो फ्रूट लगता ही नहीं है, फ्लावर भी नहीं लगता। उसमें क्या होता है, एक पतला सा ऐसे डंडे जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्टिक जैसा, और नीचे रूट्स होती है, उसके अलावा उसके ऊपर कुछ नहीं होती। 2-4 स्केली लीव्स होती है लंबी लंबी जो साइड में अटैच होती है यहाँ पे। तो शुगर कैन का हम कौन सा पार्ट ईडेबल खाते हैं, तो वो है स्टेम। यहाँ पे लिखा है शुगर कैन एंड शुगर बीट यानी चुकंदर जो होता है, शुगर कैन इज़ अ स्टेम एंड शुगर बीट इज़ अ रूट। शुगर बीट यानी वो जो चुकंदर होता है उसका रूट पोर्शन खाते हैं, शुगर कैन का हम स्टेम खाते हैं। शुगर गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, शुगर से हमको एनर्जी मिलती है और इसलिए हमारा इसको लेना ज़रूरी है। अगर हमारे फूड में शुगर ना रहेगी तो हमारा फूड इनकम्प्लीट रहेगा। अब ये जो क्विक चेकअप है ये आपके लिए ही दिया हुआ है, आप इसको रिमेनिंग जो लास्ट मैंने लेसन पढ़ा है आपको, उनमें से आपको इसको ढूंढ के फिलअप करना है बुक में ही। ट्रू फॉल्स भी आपको भरने हैं, ईजीली हो जाएगा। एडिबल एंड नॉन एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये कंप्लीट हो गया पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब ये कि कौन से पार्ट से हमको क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो हमने सीरियल, वेजिटेबल ये सब पढ़ लिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है एडिबल एंड नॉन एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब ये कि प्लांट के कौन से पार्ट आप खा सकते हो और कौन से पार्ट है जो आप नहीं खा सकते। यू माइट हैव सीन अ टोमेटो प्लांट और ब्रिंजल प्लांट, ओनली द टोमेटो प्लांट इज़ ईटन, मतलब ये कि टोमेटो प्लांट में से सिर्फ टोमेटो को ही आप खा सकते हो। दैट मीन्स ये कि उसकी लीव्स, उसकी रूट, उसका स्टेम, वो कोई चीज़ हमारे खाने जैसी नहीं होती। मतलब ये समझ जाओ कि टोमेटो प्लांट अगर उग रहा है तो उसके ऊपर से आप सिर्फ उसका फ्रूट खा सकते हो। टोमेटो इज़ अ फ्रूट ऑफ टोमेटो प्लांट, हम उसको भले वेजिटेबल में काउंट करते हैं बट वो प्लांट का कौन सा पोर्शन है, तो वो फ्रूट है, लीफ नहीं है और फ्लावर भी नहीं है। Now you know that various parts of plant or different plants can be eaten by us food. These parts are called edible parts. मतलब ये कि प्लांट के वो पार्ट जो हम खा सकते हैं वो edible में काउंट होते हैं। edible यानी खाने योग्य। The parts that are not eaten by us. प्लांट के वो पार्ट जिनको हम नहीं खा सकते that are called non-edible plant. नॉन एडिबल पार्ट्स मतलब वो प्लांट के वो पार्ट जिनको हम खा नहीं सकते। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर दे रखा है कि प्लांट के कौन से पार्ट है जिनको हम खा सकते हैं। तो ये जो है सबसे पहले ये सारे पिक्चर दे रखे हैं, ये है क्या स्पिनेच, पालक की पत्तियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो खा सकते हैं। वी डू नॉट ईट ऑल पार्ट्स ऑफ सेम प्लांट और ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट आर नॉट एडिबल सच एज टोमेटो, मतलब ये कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके सारे पार्ट खा लेते हैं, सारे पार्ट हमारे यूज़ में आ जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ कुछ पार्ट, जैसे टोमेटो में। इज़ द फ्रूट एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट? ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लांट्स हुज ऑल द पार्ट्स आर एडिबल। फाइंड आउट योर सेल्फ, डू नॉट टेस्ट और ईट एनी पार्ट ऑफ प्लांट योर सेल्फ टू फाइंड आउट इफ इट्स एडिबल और नॉन एडिबल। मतलब ये कि प्लांट का कौन सा पार्ट हम खा सकते हैं, कौन सा पार्ट नहीं खा सकते, इसका एक टेबल आगे दिया हुआ है, उसमें आपको पता चलेगा कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट आप खा सकते हो, कौन से नहीं खा सकते। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन के रूप में एक लाइन दे रखी है कि आपको पता लगाना है तो आप किसी भी प्लांट की कोई सी भी चीज़ को मुंह में डाल के ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो रिस्की हो जाता है। हो सकता है कोई प्लांट टॉक्सिक मटेरियल आपको दे दे, इससे आपकी बॉडी में पॉइजन हो सकता है। तो आप ये नॉन एडिबल पार्ट्स है जिनके कुछ प्लांट के पार्ट है जो हम नहीं खा सकते। नेक्स्ट लेंगे हम एनिमल प्रोडक्ट्स एज सोर्सेज ऑफ फूड। फर्स्ट था हमारा प्लांट्स, मतलब ये कि प्लांट से मिलने वाले कौन कौन से फूड है जिनको हम खाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ ले लेते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स एज सोर्सेज ऑफ फूड, यानी फूड में से कौन कौन से फूड है जो एनिमल से मिलते हैं हमको। वी ऑल्सो ऑब्टेन फूड फ्रॉम एनिमल, नॉट ऑल एनिमल्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड, ओनली सम एनिमल्स गिव्स अस फूड। डिफरेंट एनिमल प्रोडक्ट्स एज सोर्सेज ऑफ फूड अस आर गिवन इन फिगर्स बिलो। ये यहाँ पे जो दे रखे पिक्चर उनसे आपको समझ में आएगा कि ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स है। फर्स्ट मिल्क जो काऊ बफेलो से मिल जाता है, गॉड से मिलता है, कैमल से मिलता है, एग्स हैन से मिलता है, बर्ड से मिलते हैं। कुछ कुछ बर्ड्स के रोस्टेड चिकन जो एनिमल के फ्लैश के रूप में खाया जाता है, मीट, रोस्टेड फिश और हनी,
ये सब के सब क्या है, हनी क्या है, हनी बीज से बनता है, तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का एनिमल प्रोडक्ट। मतलब ये वो फूड है जो एनिमल से ऑब्टेन हो रहे हैं। पहले हमने जो पढ़े वो कौन से थे, प्लांट वाले, प्लांट से कौन कौन से फूड मिलते हैं। अब है एनिमल प्रोडक्ट सच एज यूज्ड एज फूड, ये सारे उसका डायग्राम दे रखा था। वेरियस एनिमल प्रोडक्ट एज सोर्सेज ऑफ फूड, यहाँ पे कुछ टेबल बनी हुई है। मिल्क किस किस से आपको मिल सकता है, तो काऊ, बफेलो, गॉड, शीप, कैमल एटसेट्रा। एग, हैन, डक, क्वेल, घीस एटसेट्रा, इनके एग्स जो हैं वो ह्यूमन खा सकते हैं। मीट, गॉड, शीप, हैन, टर्की, जुएना, फॉल्स, पिजन एटसेट्रा, इनसे जो होता है वो मिलता है हमको मीट, जिनको फ्लैश के रूप में खाया जाता है। प्रोडक्ट्स ऑफ दिस एनिमल्स आर यूज्ड एज फूड, ये सारे वो ये प्रोडक्ट है जो एनिमल्स से मिलते हैं, इनको फूड के फॉर्म में खाया जाता है। कुछ नहीं है, ये जो पेज है आप इसमें बुक से भी इजीली इसको समझ सकते हो। मिल्क इज़ यूज्ड टू मेक मैनी आइटम्स, दीज आइटम्स आर इन जनरल कॉल्ड मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स। पता है आपको, दूध से या मिल्क से बनने वाली सारी चीज़ों को डेयरी प्रोडक्ट में काउंट किया जाता है। सम ऑफ दिस मिल्क प्रोडक्ट्स आर, यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है, नाम भी लिखे हैं, कर्ड, चीज़, बटर एंड खोया। ये सारी चीज़ें क्या है, मिल्क प्रोडक्ट जो मिल्क से बनती है। कर्ड, चीज़, बटर एंड खोया, खोया इज़ मेनली यूज्ड टू मेक स्वीट्स, जिसको कॉमनली बोलते हैं मावा, तो उसको आप स्वीट में यूज़ कर सकते हो। और ये सब के सब क्या है, मिल्क प्रोडक्ट है। कर्ड भी मिल्क प्रोडक्ट है, चीज़, बटर सारे। अब है नेक्स्ट फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे ये चीज़ पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस ले रखे ट्राई करना, इनमें से सारे क्वेश्चन आपको उसमें से मिल जाएंगे। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, एज वी नो एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, हमें पता है सारे एनिमल ह्यूमन कुछ भी अपना खाना नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन द रेडीमेड फूड विच कम आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स। मतलब ये कि हमें पता है एनिमल्स अपना फूड नहीं बना सकते, तो वो क्या करेंगे, दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। विच कम आइदर फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम अदर एनिमल, मतलब ये कि हमें पता है हमारा फूड और एनिमल का फूड हम बना नहीं सकते, तो हम या तो प्लांट पे डिपेंड रहेंगे या एनिमल पे डिपेंड रहेंगे। ह्यूमन बींग ऑब्टेन फूड प्रोडक्ट लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट, ये सब चीज़ें वो है जो प्लांट से मिलती है ह्यूमन को। एंड मिल्क, चीज़, एग्स, मीट एटसेट्रा फ्रॉम एनिमल, और ये वो चीज़ें जो एनिमल से मिलती है। एनिमल्स लाइक ह्यूमन ऑल्सो नीड टू ईट फूड to obtain energy, animals like human also need to eat food to animal energy, मतलब ये कि सबको एनर्जी के लिए फूड लेना ज़रूरी है। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड एनिमल्स माउथ, टीथ एंड बॉडी स्ट्रक्चर हेल्प टू ईट अ सर्टेन टाइप ऑफ फूड। यहाँ पे जो एक्टिविटी दे रखी है इसके क्वेश्चन आप करना, मैं इसके बाद आपको बताऊँगी फूड हैबिट्स। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पे फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग एनिमल को डिवाइड किया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, आप इसको इंट्रो के रूप में याद रखना। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने लेसन फर्स्ट को समाप्त कर लिया था, जिसके अंदर हमने भोजन के बारे में पढ़ा था। अब आता है लेसन नंबर 2, भोजन के घटक। भोजन से ही संबंधित है। भोजन के घटक पहले मैं आपको बता देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल इत्यादि, ये सारे भोजन के घटक कहलाते हैं, जो भोजन के अंदर विद्यमान रहते हैं। हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ खाते हैं, चपाती, दाल, बैंगन, अन्य बहुत सारी, हमारा राजस्थान राज्य है, इस राजस्थान राज्य के अंदर हमारा जो पसंदीदा व्यंजन है वह दाल बाटी है। उसी प्रकार हमारा पूरा भारत देश है, उस भारत देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ यानी कि व्यंजन जो होते हैं। हम एक सारणी भी बना सकते हैं। देखो ये आपके सामने एक सारणी दे रखी है, जिसके अंदर क्षेत्र यानी कि राज्य दे रखा है, अन्न का व्यंजन कौन सा है, दाल मसाले कौन से हैं, सब्जियां वगैरह अन्य व्यंजन। जैसे पंजाब का जो अन्न होता है यानी कि अन्न से बनी हुई मक्के की रोटी, जैसे अपने यहाँ पे अन्न का बना हुआ बाटी है, रोटी, चपाती है,
तो मक्के की रोटी। अब दाल मांस का व्यंजन कौन कौन सा है? राजमा, वहाँ की फेवरेट है ना, पसंदीदा चीज़। सब्जियाँ, सरसों का साग। अन्य व्यंजन जो बचे वो कुछ हम साथ में भोजन के साथ में लेते हैं, दही, घी, जहाँ यहाँ पे अपन छाछ वगैरह, घी वगैरह लेते हैं, दही का उपयोग करते हैं, वहाँ पर भी वह करते हैं। तो इस प्रकार हम अलग अलग राज्यों के व्यंजन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो आगे हम चलते हैं कि आपने इस सारणी के द्वारा कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की। अब देखो, कभी कभी हम भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते, हम सभी व्यंजनों का उपयोग नहीं कर पाते। हम कभी कहीं यात्रा करते तो हम अलग अलग वेराइटीज़, अलग अलग व्यंजन खाते हैं ना, अलग अलग डिशेज़। तो यदि हम यात्रा कर रहे हो तब भी वही खाते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। अरे यार ये चीज़ हमने कभी देखी नहीं, खा लेते हैं, हम खाते ना। तो हम यात्रा में होते तो यात्रा में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते, खाद्य व्यंजनों का उपयोग करते जो रास्ते में हैं, लेकिन फिर भी हम कई सारी चीज़ों का उपयोग हम नहीं कर सकते। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों की इस तरह की वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। अच्छा, हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, ये जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं वास्तव में इनमें क्या होता है, इस चीज़ को देखो आप। ये थोड़ी प्रॉब्लम है इसकी जूम की। देखो, हमें ये सारे खाद्य पदार्थ पादप और जंतु यानी कि पौधे और जंतु से प्राप्त होते हैं। इन कच्ची सामग्री के संगठनों में क्या चीज़ होती है, कौन से पोषक तत्व होते हैं, यानी कि कच्ची सामग्री हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटक को हम पोषक कहते हैं। जो इनके अंदर जो कुछ घटक होते हैं उनको हम पोषक। अब पोषक, मुख्य पोषक कौन कौन से, जैसा मैंने बताया कि घटक कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और ये सभी इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में वृक्षांश तथा जल भी शामिल है, यानी कि ये सभी भोजन के पोषक तत्व हैं। आप भी अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, वृक्षांश एंड जल, ये सभी भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। अब देखो, कौन कौन से खाद्य सामग्री में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, उनका भी हम परीक्षण कर सकते हैं। तो उनको परीक्षण करने के लिए पहले अपने हमारे पास में देखो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। आयोडीन, कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। इनका पहले आप विलयन बना लीजिए। विलयन कैसे बनाएंगे? आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जल से आधी भरी एक परख नली लो, एक परख नली लेनी है, उसके अंदर आधा जल डालना है और कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दो। परख नली, आधा जल और 2-4 बूंदे आप आयोडीन की मिला लीजिए। कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर जल लेंगे, उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल देंगे। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन हो जाएगा। कास्टिक सोडा बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने पर कास्टिक सोडे का विलयन बन जाएगा। अब देखो कौन से खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व है, यह हम पता लगा लेंगे। हम कुछ चीज़ें चख कर पता नहीं लगाएंगे कि इसके अंदर क्या है, हमें पता भी नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ों में, कौन से खाद्य पदार्थों में कौन सा पोषक तत्व है। अब जैसे सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता लगाएंगे, कौन से खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है मंड और शर्करा का रूप है। ये जूम का प्रॉब्लम है थोड़ा। देखो, जांच करेंगे कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, कौन से खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं और हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे भोजन के अंदर मुख्य रूप से मंड और शर्करा, यह दोनों कार्बोहाइड्रेट होते हैं।
आप देखो, सबसे पहले मंड के लिए परीक्षण करेंगे कि भोजन के अंदर मंड है या नहीं। परीक्षण के लिए क्या करना है आपको कि कच्ची सामग्री अल्प मात्रा में लीजिए, कुछ भी कच्ची सामग्री आप अल्प मात्रा में लीजिए और इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-4 बूंदें डाल दीजिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए कि क्या होता है। आयोडीन पता है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, आयोडीन का विलयन हमने कैसे बनाया था। देखो, आयोडीन जल से आधी भरी परक नली में कुछ बूंदे आयोडीन की ले लीजिए। जैसे मान लो मैंने आलू का पेस्ट ले लिया, अब उसके ऊपर मैं आयोडीन की कुछ बूंदें डालूंगा तो उसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। अगर यह नीला या काला हो जाता है तो मंड की उपस्थिति दर्शाता है। भाई, आप किसी पात्र के अंदर आप आलू ले लीजिए, उसके ऊपर आप 2-4 बूंदें डाल दीजिए आयोडीन की। अगर उसके रंग में, अब रंग में क्या परिवर्तन होता है, अगर वह नीला या काला हो जाता है तो इसका मतलब वह उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अगर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देखो, आप एक सारणी इस प्रकार की पहले बना लीजिए। खाद्य पदार्थ, मंड, प्रोटीन, वसा उपस्थित है या नहीं। हम चख कर पता नहीं लगाएंगे, हम प्रयोग द्वारा पता लगाएंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ में क्या है। तो अभी हमने पता लगाया था कि कार्बोहाइड्रेट किसमें उपस्थित है या नहीं है। तो उसके लिए हमने आयोडीन का एक विलयन बनाया, आधा परक नली जिसमें जल और आयोडीन की कुछ मात्रा, पेस्ट बना दिया। अब देखो, कच्चा आलू लिया, उसके पेस्ट के ऊपर हमने आयोडीन की बूंदें डाली तो उसका रंग कैसा हो गया, नीला काला हुआ। तो इसका मतलब उसके अंदर मंड है। अगर रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो क्या होता, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति नहीं होती। उसी प्रकार हम अलग अलग खाद्य पदार्थ, पहले आप अपनी कॉपी के अंदर, आज के लिए मैं यहीं पर पढ़ूंगा। आज आप क्या करो, पहले इस प्रकार की एक सारणी अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लो, बना लो, जिसके अंदर कच्चा आलू, दूध, मूंगफली, बिना पका चावल, पका चावल, यानी कि ये सारी चीज़ें खाद्य सामग्री लिख लो। अब मंड, प्रोटीन, वसा है या नहीं, हाँ या ना, है ना। हमने प्रयोग किया था, रंग परिवर्तन हुआ, इसका मतलब मंड है अंदर। तो इस प्रकार आप पहले आज सारणी बना लो और एक एक परीक्षण हम करते रहेंगे। ठीक है ना। थैंक यू।